हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट से स्वागत करता हूं आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में एक बार फिर। तो चलिए आज हम लोग जो है पढ़ते हैं 10th क्लास का पार्ट 3 केमिस्ट्री का। तो देखिए दो पार्ट मैंने पहले ही बना चुका। तो कई लोग लंगोड़ पचलत्ता पनखेखार ना जाने काका होते हैं, कहते हैं अरे नया वीडियो आ गया चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए वो सब जो है जो पढ़वैया पहले से होते हैं उनके लिए अच्छा होता है कि चलो भाई वो लोग स्कूल कोचिंग में ये सब किए हैं, पढ़ लेंगे, हो जाएगा एक वीडियो देख के। लेकिन जिसका थोड़ा सा नॉलेज कमज़ोर है, लुल्ल इंसान है थोड़ा सा मेरी तरह, तो उसको थोड़ा ज़रूरी है कि पहले वो पीछे वाला देखे। तो आपको भी रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप पीछे वाला देखिए, क्लियर करिए। उसमें मैंने बैलेंस करने को बताया है कैसे कैसे रिलेशन बनता है। क्योंकि 10th क्लास के इस चैप्टर में क्या मतलब, इसके आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, आगे भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ये जान लीजिए। इसीलिए पंचुछरई मत कीजिए, नहीं तो छुछमाचरे रह जाएंगे। पहले जाके बैलेंस करना सीखिए, बैलेंस कर लेंगे आप तो हर चीज़ आप बना सकते हैं। आप चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हो। तो देखिए ये वाला जो है पार्ट 3 है केमिस्ट्री, ये फर्स्ट पार्ट का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए इसमें बताऊंगा क्या, इसमें जो है कि मैं बैलेंस वैलेंस करने बता चुका हूँ। इसमें मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगा, अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बता रहे थे, हाँ तो रिएक्शन बताते हैं। तो चार टाइप के मेन रिएक्शन होते हैं। देखिए कौन कौन से रिएक्शन है पहले लिख लीजिए आप लोग, और हाँ नोट सोर्स बना लीजिए। अगर नोट सोर्स नहीं बनाएंगे तो फिर तो लुल्ली हो जाएगा काम। और एक बात और बता देता हूँ, कई लोग जो है हम जहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं ऑफलाइन, वहाँ पे भी सेंटर में, और मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, वो लोग यही कहते हैं कि भैया जो है कि केमिस्ट्री में कई सारा जो है परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट है, सब याद करने में बड़ा दिक्कत होता है। और ना तो पचलत्ता ही करने कई लोग आ जाते, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी मर जाएगी बिला जाएगी। अरे भैया हमको क्या मतलब है पूरा रटने से। हमको देखिए मेन कहाँ होता है, हमको 1 से लेकर 30 तक मेन याद करना होता है। कोई भी स्कूल में आप जाएँ, कोई ना कोचिंग पढ़ेंगे यही लोग कहेंगे, है कि नहीं। 1 से लेकर 30 तक जो है मेन याद करना पड़ता है, वो सही बात भी है। अगर आप 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, तत्व याद करते हैं तो आपका लगभग लगभग सब काम हो जाएगा। 12 तक तो आराम से निकलेगा। बीएससी में देखा जाएगा भैया, छुचमचरी करे जो भी जाए, लप्पा चलता थोड़े है। इतना भी कोई गधा थोड़े है कि 30 के आगे एक आध उठा और आया तो नहीं याद कर सकता है। बिल्कुल याद सकता है भाई, दिमाग की शक्ति तो अनंत है। ऊर्जा तो हम लोग में पलाई कोंच के भरा हुआ है। इसीलिए हमेशा ऊर्जा से पढ़िए, और उतना पढ़िए जितना कि मतलब काम दे। ऐसा नहीं कि बस कल गधा के तले मेहनत करते जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क है ये नहीं है। इसलिए स्मार्ट स्मार्ट तरीके से ही पढ़िए और हार्ड वर्क भी करिए, दोनों करिए तो वो और अच्छा होता है। तो 1 से 30 तक का जो एलिमेंट है याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका 1 से 30 तक का एलिमेंट में कैसा होता है, इसका नाम क्या है, उसका सिंबल प्रतीक कैसे दिखाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, परमाणु भार क्या है, ये सब जो है किसी नेक्स्ट मतलब इसके जो नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद जो आएगा वीडियो, उसमें जो है किसी वीडियो में बना के कवर करके इसको मैं आप लोग को दे दूंगा, ताकि इससे सबकी हेल्प हो जाए। कम से कम 1 से 30 तक तो आपकी जुबान पे एकदम याद होना चाहिए, मुंह पे एकदम होना चाहिए कि हाँ, जैसे ही कोई पूछे बताओ कॉपर का परमाणु भार रे, जल्दी बताओ, तुरंते मुंह पे आना चाहिए कि हाँ ये होता है, लप से एकदम दिया लेके, कोई खोजे तब वो ना मिले, ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको उसको बता दूंगा। तो चलिए इसमें जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं। तो देखिए अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया हेडिंग है अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये हमारा हेडिंग है। कितने प्रकार के है, तो मेनली 4 प्रकार की हमें इसमें पढ़ना है। फिर इसमें कई सारे और भी जो है अंदर आएंगे, तो मेनली हमको 4 प्रकार का पढ़ना है। चारों प्रकार का लिख लीजिए नाम। पहले प्रकार का नाम देखिए, नाम जो है मैं केवल बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसे अपने से लिख लीजिए। मैं यहाँ लिखने, आपको लोग को लगता है कि मैं पूरा क्यों नहीं लिखता हूँ, तो भैया झुट्टे मेहनत कहाँ करें, मिटारना तो अभी यही है। तो मैं बोल देता हूँ 2-3 बार कि आप लोग उसे लिख लीजिए नोट्स में, इसीलिए। और नहीं लिखेंगे तो भैया उसमें मेरा कुछ थोड़े जा रहा है। चलिए, तो पहला जो अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये हो गया पहला हमारा रिएक्शन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभी मैं इसको आराम से डिटेल में बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए। तो ये हो गया पहला। दूसरा नाम है, कहते हैं ये वियोजन। देखिए ये संयोजन था, ये वियोजन है। वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है क्या बाबू, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आराम सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तीसरा कौन सा होता है, तीसरा समझिए। तीसरा को हम लोग कहते हैं विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन अभिक्रिया हिंदी में होता है और इंग्लिश में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब इसी का एक और भाई है,
इसी का एक और भाई है, जब इसमें द्वि लगा देंगे तो बन जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, जब दो हो गया तो बोल देंगे डबल, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग को पढ़नी है। अब इसमें और भी कई सारे आएंगे, और हाँ आगे भी जो है ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब जो है बेसिक रूप में इसको ही पढ़ना है, तो इसको आगे मैं बता दूंगा, तो चिंता ना करें, आराम से चलते रहिए। तो देखिए ये चारों को हमें गौंच के पढ़ना है, तो गौंच के चले स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया से। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। वैसे नोट क्या करना है, तो दिमाग में है तो भैया अपने तो नोट कर ही लेंगे, अब तो लिख थोड़े रहे पूरा। अपना दिमाग लगाइए, दिमाग जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कहा था कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। इसीलिए आप अच्छा सोचिए, आप ये सोचिए कि हमेशा हम ऊर्जा में एकदम, कौवा गिर गया, हाँ, तो आप एकदम ये सोचिए कि हम एकदम ऊर्जा में, हमको एकदम ऊर्जावान, एकदम गूंज के एकदम, हाँ एकदम तो गूंज देंगे एकदम आके तुम्हारा, एकदम किसी में कुचना नहीं है, मतलब अपने अंदर ये ऊर्जा जगाइए, अपने अंदर एक लाइए, क्योंकि आप लोग देश के युवा हैं और युवा लोग को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, एकदम ऊर्जावान होना चाहिए, एकदम गूंज के मारिए एकदम, कहीं एकदम कहीं हर हर फील्ड में एकदम आगे होने चाहिए। लुल्ल थोड़े रहना चाहिए भैया, हम लोग देखिए लुल्ल हो चुके, क्यों लुल्ल हो चुके, हम लोग को ये सब पता ही नहीं था। अभी का हम लोग को धीरे धीरे पता चला, तो धीरे धीरे हम लोग सुधर रहे हैं। और कभी भी इंसान जो है पूरा नहीं सुधर सकता, वो अपना मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन करके रहिए, क्योंकि बुराई जो है हमें विरासत में मिलती है, अच्छाई कमानी पड़ती है। तो ये सब बात को ध्यान रखिए। ठीक है, एकदम ऊर्जा में रहिए, एकदम कोंच के पढ़िए, एकदम इंटरेस्ट लेके। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप वही पढ़िए, लेकिन एकदम कोंच दीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप कुछ खेल नहीं सकते। अरे खेलिए भी, पढ़िए भी, उसका अलग अलग टाइम रखिए। और क्या, मिक्स करेंगे तो वही हलवा बन जाएगा, फिर वही खाएंगे तो मज़ा नहीं देगा। तो ठीक है, कोई कोई लोग का मज़ा भी रहता है, तो उन लोग का भाई केस अलग है। चलिए यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संयोजन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, यही हो गया। अब देखिए नामों में से पता चल रहा है संयोजन, संयोजन कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, जुड़ना, यानी एक कंपाउंड इधर और एक कंपाउंड इधर, दोनों आके चिपक गए, सट गए आके पूछ से ना, तो सब जब सट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सटने से हो जाएगा संयोजन, संयोजित हो गए एक दूसरे में, कॉम्बिनेशन हो गया। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं हो रही हैं, ऐसा रिएक्शन हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब आप लोग इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। कैसे लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक मिलकर आपस में एक यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। विच रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स आर मीट टुगेदर या रिएक्ट टुगेदर एंड मेक्स वन कंपाउंड, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिए, तभी आप लिख पाएंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, बस आप समझिए। यानी एक कंपाउंड इधर है, एक कंपाउंड इधर, एक यौगिक इधर, एक यौगिक इधर, दोनों आपस में सट गए, तो सट के मारे फूंच, तो फौज मतलब मारने के बाद अब क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया दोनों मिलके। तो ये क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए इसका उदाहरण जरूरी है, उदाहरण एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। कभी भी अगर आपको एग्जाम में ये सब पूछेगा तो आप इसका परिभाषा डिफिनेशन लिख के उसका एग्जाम्पल भी लिखिएगा। एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे नंबर ऐसा ही कट जाएगा एक नंबर। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल लिखिए संयोजन अभिक्रिया का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्या है, देखिए हम एक रिएक्शन करा लेते हैं। मान लेते हैं कि हम ये ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बाबू, CaO, ये है लिखा हुआ। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग पानी से। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जो है भूजल चूना कहते हैं। ठीक है, भूजल चूना, इंग्लिश में कहते हैं स्लेकेट लाइम। स्लेकेट लाइम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ऐसा कहते हैं भूजल चूना। और इसका केमिकल नेम देखा जाए तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो पानी है बाबू। ठीक है, ये पानी है H2O। कई लोग इसको डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसी खातिर बवाल मच गया था। कोनो मिलाप खराब लाती है, ए डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जो है जहरीला है, मत पी बागते पगला, एक नंबर का बहुचट था। अगर मत पी। वो पगला को पता नहीं है कि पनिये को करा है। बाद में वहाँ की अदालत को पता चला तो पनिये को करा है, तो तुरंते मारा गया। अब पनिया कोई नहीं पिएगा तो मर ही जाएगा भैया, तुम किसको कर रहे हो? तो उसको कह रहा था, अरे जज साहब हम सोच लेते जहर है। ले,
इसीलिए कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान जो है 20 के बराबर होता है। आपको पता ही नहीं कि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या होता है, पनिये को उड़ा रहा है 20 बना के। गजब पन छुच्छूर आदमी था यार, पन खेखार पचलत्ता उसको क्या बोला जाए। चलिए देखिए, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, और ये पानी है। दोनों आपस में मिल, देखिए प्लस का मतलब क्या है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों आपस में मिल रहे हैं। एक एरो दिखाइए, क्या बनाएंगे, एरो, मतलब एरो उधर का, उसका अगवाड़ा उधर है, पिछवाड़ा, एरो जिधर होता है उधर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। ये सब पीछे मैं बताया हूँ, लंगोड़ी वाला हरकत नहीं, जाके पीछे देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो इधर उत्पाद बनेगा। तो अब क्या बनेगा, तो देखिए इधर बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बन गया। तो ये हमारा किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। क्या कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंबाइन होके मिल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। मैंने देखिए ब्रैकेट वाला रिलेशन मैंने गोंच के एकदम बताया था, इसलिए जाके पहले गोंच के देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो आराम से देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, उसके बाद इसको बैलेंस कर लीजिए। और मेरे हिसाब से ये बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लीजिए इसका, दूसरा एग्जाम्पल भी ले लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अगर मैं नाइट्रोजन को ले लूँ, नाइट्रोजन जो है अकेले नहीं चलता है, हमेशा दो लेके चलता है क्योंकि वो डाई एटॉमिक है, ये सब पहले पार्ट में बता चुके हैं। उसका रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भी अकेले नहीं चलता है, ठीक है। इसका मैंने ट्रिक बताया कि कौन कौन ऐसे हैं जो दो लेके चलते हैं, पूरा देखिए जाके। पचलत्ता करेंगे खिखारी से कुछ होने वाला नहीं है, छुचमचरी हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, डेंगराइए मत। अब देखिए नाइट्रोजन जब है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनाता है। क्या यहाँ पे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, हाथ उठा के बोलो जय, जुड़ रहा है। देखो प्लस का निशान है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, और जुड़ के क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, पनखेकार। लेकिन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दीजिए। कैसे बैलेंस होगा, यहाँ 2 लगाइए, नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दिए, लेकिन इसको लगाने की वजह से हाइड्रोजन देखिए क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो हमें हाइड्रोजन 6 करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ 3 लगा देंगे तो 3 2 जा 6। पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है भैया उसको तो अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो जाके पीछे वाला देखे रिलेशन कैसे बन रहा है। क्या बार बताएं, और ना वापस बताने चलेंगे तो फिर वीडियो लंबा बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर। चलिए आराम से आगे समझिए। तो ये हो गया 2 रिएक्शन ऐसे। अब आप इसमें कई सारा रिएक्शन लिख सकते हैं ऐसे करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला पानी बन गया, तो कार्बन ऑक्सीजन मिला कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कई सारे रिएक्शन 50 दिया होगा, किताब में बहुत है, गूगल पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं। मेन रूप से ऐसे याद कर सकते हैं 2 3 ठो, और क्या ज़्यादा थोड़े याद करना है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसमें पगला कहना क्या चाह रहा है बहुचटवा। तो ये चीज़ है, और आगे इसका काम पड़ने वाला नहीं है, बस केवल ऐसे समझ लीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ आगे का क्या काम पड़ेगा, आपको बैलेंस करने बहुत काम देगा, तो बैलेंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको सीखिए। और रिएक्शन में जो है कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, तो ये आपको याद होना जरूरी है। तो अभी तो पहला चैप्टर है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। चलिए दूसरा, ये तो पहला समझा भैया। अब दूसरी अभिक्रिया समझते हैं। दूसरी अभिक्रिया का नाम क्या था, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना, लेकिन एक बार अगर जुड़ गया तो टूट भी तो सकता है। सोचिए आप, अगर कोई चीज़ मान लीजिए हमने जोड़ दिया तो उसको वापस तोड़ भी सकते हैं। आप चाहो कैसे भी तोड़ें, जरूरी थोड़े है कि हम लोग ऐसा ही तोड़ दें। जैसे मान लीजिए आटा का लोइया इधर लिए हम लोग, आटा का लोइया खोला, दोनों मतलब पुच्छ से मिला के इसी से बना के लड्डू बना दिया, अब उसको वापस भी तो तोड़ सकते हैं। आटा का लोइया तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पाइप बनाने वाली फैक्ट्री है, पीवीसी की पाइप बना रही है, यही सब कहाँ गए पाइपिया, हाँ जिसमें तरवा और हो जाता है, तो या महनोल वाले जो पाइपिया और महनोलवा में कुल घुसाए रहते हैं, सब वही में खेखार थूकते हैं। तो वही में जो है कि महनोलवा, अरे पाइपिया जो है उसको मिला देते हैं, सब प्लास्टिक पिघला के एक में चिपका देते हैं, तो बहुत टाइट हो जाता है जब सूख जाता है तो उसको तो हाथ से नहीं तोड़ सकते, नहीं टूटेगा। जुड़ तो गया लेकिन टूटेगा कैसे, तो उसके ऊपर वो हाइड्रोलिक होता है, खूब बहुत तेज प्रेशर लगाता है, एकदम प्रेशर ऐसा चूरा हो जाएगा एकदम, तो आखिर में टूट गया। तो ऐसा थोड़ा ही कोई चीज़ अगर जुड़ गया तो टूटेगा नहीं, टूट सकता है। उस पर डिपेंड करता है कितना उसको दाब चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, तो ये डिपेंड होता है। तो ये देखिए ये सब भी जो बन गए ये सब भी टूट सकते हैं। तो जब अगर कोई उत्पाद, इसका डिफिनेशन सुनिए, अगर कोई जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, जो यौगिक है, अगर टूट के अलग अलग भागों में बंट जा रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया, ठीक है। मतलब एक उत्पाद से टूट के अलग अलग हो जाएंगे तो वो वियोजन हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें 2 उत्पाद या इससे अधिक उत्पाद मिल के एक नया, अरे 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो रिएक्टेंट है मिल के उत्पाद बना रहे थे, तो ये हो गया।
तो चलिए देखिए, वियोजन अभिक्रिया में जो है बहुत सारी विभिन्नता होती है। इसको भी जो है 3 पार्ट में बाँटा गया है। तो अगर 3 प्रकार इसका देखें कौन-कौन सा है, तो इसको देख लीजिए, नाम लिख लीजिए, फिर बता देते हैं। पहला हो जाता है आपका प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको साधारण भाषा में फोटोलिसिस कहते हैं, और अगर आप ज़्यादा लंबा करेंगे तो लाइट डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं। पहला है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में फोटोलिसिस कहिए या फिर लाइट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अपघटन को ही वियोजन कहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे वियोजन कहिए चाहे अपघटन कहिए, एक ही नाम है, ठीक है। तो ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं थर्मोलिटिक फ्यूजन या थर्मोलिसिस या थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल शब्द कहीं भी जुड़ता है तो वो ऊष्मा के लिए होता है, ठीक है, यानी इसमें कोई आग कोचेगा। तीसरा देखिए, तीसरा वाला जो है ये प्रकार जो है, देखिए, एक प्रकाश हो गया, एक ऊष्मा हो गया, अब एक बचा है आखिरी इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये आखिरी वाला जो है इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, 80% काम तो नाम से पता हो जाता है। और हाँ, ये वाला जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, इसमें जो है प्लस करके ऊष्मा भी लिख लीजिएगा, ऊष्मा। इस ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं, हीट। जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें ऊष्मा भी निकलती है, अभी आगे बताएंगे जब जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है कि थोड़ा सा सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया में समझिए। तो ये वाला जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, इसको 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन सा अभिक्रिया, एक फोटोलिसिस साधारण भाषा में, एक थर्मोलिसिस, ठीक है, और ये एक आखिरी वाला जो है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसको थर्मोलिटिक फ्यूजन भी फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो थर्मोलिटिक फ्यूजन इसका मतलब उससे ताप से टूट रहे हैं। तो ये हो गया, ये 3 प्रकार के ऐसे होते हैं। इसको अब चलिए डिटेल में समझते हैं उदाहरण के साथ। तो अब देखिए, सबसे पहला जो है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया बता रहे हैं। अपघटन हो रहा है यानी वियोजन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, इसका मतलब टूटेगा। लेकिन प्रकाश, प्रकाश शब्द का मतलब क्या, प्रकाश के प्रेजेंस में टूटेगा, यानी उसको प्रकाश चाहिए, लाइट उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और मेन इसमें जो है एनसीईआरटी में जो है सनलाइट दिया रहता है, तो सनलाइट से ही हम लोग को तोड़ना है, उसके आगे हम लोग को जाने ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, बस केवल टूटना है किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, जो प्रकाश है उसको टूटना है। तो ये हो गया। तो जब ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें लाइट जो है उसको तोड़वाने में मदद कर दे, टूट टूट, ठीक है, तो इसे तोड़वाने में मदद कर दे, तो वो अभिक्रिया कैसी है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, फोटोलिसिस। चलिए इसका उदाहरण देखिए कौन सा है। इसका उदाहरण जो है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों उदाहरण है, क्योंकि इसका जब हम लोग सनलाइट में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट, यहाँ एरो के ऊपर लिखेंगे सनलाइट, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो जब सनलाइट में रख देते हैं इस AgBr को, तो ये टूट के अलग हो जाता है। इसका मतलब ये जो सिल्वर है ये अलग हो जाता है, और ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। और ब्रोमीन जो है वो जो है 2 हमेशा लेके चलता है, हमेशा 2 लेके चलता है, इसीलिए अकेला नहीं रह सकता। तो ब्रोमीन निकल जाता है और एक Ag। तो ये ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे यौगिक था, कंपाउंड था, टूट टाट के हेने भाग गया तो निकल गया। तो टूट टाट के अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। मतलब इससे पहले जुड़ल थे, बाद में टूट गए, ठीक है, अलग अलग हो गए, बिछड़ गए। तो ये सब जो है वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। वियोजन में किस प्रकार का उदाहरण है, प्रकाशीय का। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रकाश की मदद से टूट रहा है। तो ये हो गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, कैसे होगा, देखिए यहाँ Br2 है, तो यहाँ तो कोचेंगे नहीं, तो कहाँ लगा दें, यहाँ कोच दें, यहाँ कोच दिए। तो Br2 को बैलेंस करने के लिए लगाए, लेकिन Ag में भी आ गया, तो यहाँ पे Ag के बगल में भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ये जो है प्रकाश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हो गया, ये एक अभिक्रिया है, आप 2-3 ठो देख लीजिएगा किताब में, मैंने केवल इसे सिंपल समझा दिया है, ठीक है। ऐसा ही होगा वो भी, यानी उसमें सनलाइट होना मेनली जरूरी है, ठीक है। ये हो गया, ये प्रकाशीय का उदाहरण है। चलिए बाबू आगे देखिए। अब दूसरा वाला बात करते हैं कि ऊष्मीय अपघटन कैसे होगा, ऊष्मीय वियोजन के अपघटन के ये कैसे होगा, यानी हीट से कैसे टूटेगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है फेरस सल्फेट, FeSO4, FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब देखिए फेरस सल्फेट इसको कहते हैं, इसको आप आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, लेकिन आयरन सल्फेट कोई एक्यूरेट नाम नहीं है। आयरन सल्फेट एक्यूरेट नाम नहीं है। क्यों नहीं नाम है, देखिए यहाँ समझिए, इसको समझ लीजिए, कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये फेरस सल्फेट है, इसको आयरन सल्फेट कह रहे हैं। एक फॉर्मूला और होता है, इसको अगर बनाएंगे तो आप ऐसे बनेगा, ठीक है।
एक फॉर्मूला ये बनता है, यही देखिए यही चीज़ें है, लेकिन यहाँ 2 3 लग गए, यहाँ कुछ नहीं लगा है। लेकिन इसको आयरन सल्फेट बोल रहे हैं और इसको भी आयरन सल्फेट बोल रहे हैं, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अगर कोई और लड़का यहाँ खड़ा रहेगा, क्या उसको आप स्टूडेंट अभिषेक बोल देंगे? नहीं बोल सकते, उसको अलग नाम होगा तो वो अलग नाम लेके आएगा। तो अपना बोलेगा कि "है, हमारा नाम खजुवट है", तो जो भी बोले उसको अब जाने क्या बोले। यहाँ भी देखिए वही चीज़ हो रहा है। तो ये वाला भी आयरन है और ये वाला भी आयरन है, तो अगर कोई आयरन सल्फेट बोला तो लंगोड़ कोई नहीं उसे पड़ा। अब इसको समझिए, इसको हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और इसका नाम है फेरिक सल्फेट। तो फेरस और फेरिक में अंतर कहाँ है? अंतर है वैलेंसी में, उसके संयोजकता में, जो आप लोग 9 में पढ़ के आए हैं। नहीं पढ़ के आए हैं तो लंगोड़ है, ठीक है। देखिए यहाँ समझा रहे हैं, ये फेरस नाम क्यों है? फेरस नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आयरन की वैलेंसी है वो +2 है। क्या है? +2 है, संयोजकता +2 है। और ये फेरिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है वो +3 है, तभी जाके ये गठबंधन हुआ है। गठबंधन वाला थोड़ा सा मैंने हिंट जो है दूसरे वाले पार्ट में बताया है कि गठबंधन होता कैसे, दुल्हन कैसे चुराया जाता है, तो उसको बताए थे, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, अगर इसका फॉर्मूला बनाना है फेरस सल्फेट का, तो इसको भी SO4 से कराएंगे। SO4 का जो चार्ज होता है -2 होता है। और फेरिक का अगर कराएंगे तो इसका भी SO4 होता है, इसका चार्ज -2 होता है। तो देखिए, ये जब दोनों चार्ज सेम रहते हैं तो आपस में कट जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल सेम सेम, ये बना दिए। चार्ज अलग अलग हैं तो ये नीचे उतरते हैं, जब नीचे उतरते हैं तो हो जाता है गठबंधन। गठबंधन होने के बाद सरकार बन जाती है ये सल्फेट वाली, तो ये हो गया क्या? फेरिक। तो यहाँ पे मतलब क्या पता चला है? फेरस और फेरिक किस कॉन्सेप्ट में बोल रहे हैं? जब अगर +2 चार्ज है आयरन का तो उसे बोलेंगे फेरस, और जब आयरन का +3 चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे फेरिक। तो इसे आप लोग को पहचानना पड़ेगा। इसको 9th वाला जब बताएंगे तो उसको आराम से बता देंगे। तो अभी के लिए आप बस केवल फेरस को समझिए, आप फेरस को समझिए, हमें फेरस यहाँ लेना है। तो इसीलिए हम लोग जो है आयरन दोनों को नहीं बोल सकते, ठीक है, अलग अलग नाम देना पड़ेगा। और ये उन्हीं के लिए होता है जिनकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, 1 से अधिक होती है। जैसे आयरन हो गया, ठीक है, आपका कॉपर हो गया, इसकी भी वैलेंसी, अरे मरकरी हो गया, इसकी वैलेंसी 1 से अधिक होती है, ठीक है। कॉपर भी होता है, हाँ कॉपर भी होता है। अब देखिए ये आयरन सल्फेट हम बोले आयरन सल्फेट नहीं, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये क्या है? फेरस सल्फेट। अब ये जो है डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट के क्या देता है? तो देखिए ये देता है फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक क्यों लगा यहाँ? फेरिक क्यों लगा? इसका मतलब यहाँ आयरन पे +3 चार्ज है, इसीलिए फेरिक लगा, ठीक है। अगर फेरस लगता तो +2 होता। तो ये फेरस सल्फेट जो है टूट के क्या देता है? फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलती है। सल्फर डाई मतलब 2 ऑक्सीजन, और सल्फर ट्राई मतलब 3 ऑक्सीजन। ये दोनों जो है गैस है, बाकी ये जो है सॉलिड है, ठीक है। तो ये देखिए, ई पगला अकेले था, लमगोड़ बहुचट नटखटरा कब खजुआ बीस गोड़वा, ठीक है, ये अकेले था। टूट टाट के भले संयोजन के तो टूट टाट के भूंच से न हो गया, तो अलग अलग अपना फेंक दिया, सब थूक दिया। तो थूक थूक के क्या बना दिया? थोड़ा थोड़ा अपने पार्ट में अलग अलग टूट गया, वियोजन हो गया, काम खत्म। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ आयरन 2 है, यहाँ 1 के दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए आयरन के बगल में। अब देखिए और क्या बैलेंस करना है। सल्फर कितना है? यहाँ सल्फर 1 है, नहीं सल्फर 2 है। देखिए रिलेशन बन गया, सल्फर 2 है तो 1 2, सल्फर यहाँ भी 2 है, सही है। ऑक्सीजन देखिए कितना है? 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो 3 ये 2 3 3 6 और 2 8, बैलेंस हो गया, हो गया। तो ये हमारा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऊष्मीय वियोजन का मतलब, अरे हाँ, एरोवा के ऊपर लिखना जरूरी है, ऊष्मा। ऊष्मा इसका मतलब हीट। ऊष्मा नहीं लिखेंगे तो तुरंत ही गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ बताना पड़ेगा कि ऊष्मा से टूटा है, कि सनलाइट से टूटा है, कि खोदले पे टूटा है। तो लिखेंगे तब तो पता चलेगा। तो एरोवा के ऊपर ना लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ एरो के ऊपर ऊष्मा लिख दिया, हीट लिख दिया। इसका मतलब है किसकी वजह से टूटा है? हीट के वजह से टूटा है, ठीक है। तो ये हो गया एक उदाहरण। आप लोग और इसका उदाहरण देख लीजिए, ये चर्चा में रहने वाला उदाहरण है। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला कौन सा था? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें कौन तोड़वाएगा? एक खो बहुचट, क्या नाम है उसका? विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी कोच देंगे प्लस माइनस ले जाके वही केमिकलवा में। तो जब प्लस माइनस कोचेंगे तो टूट टूट के सब अलग हो जाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है पानी का। पानी, पानी बहुत हीट होता है, जल्दी टूटबे नहीं करता। उसको जब तक कोचेंगे नहीं, किससे? प्लस माइनस से। प्लस माइनस जब देंगे नहीं, टूटबे नहीं करता। भाग हम नहीं टूटेंगे, इसको तोड़वाना है, हम तो तोड़ के रहेंगे। हम लोग
मानने वाले हैं? तो हम लोग तोड़ के रहेंगे। तो जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी घुसा देंगे प्लस माइनस, तो तुरंत टूट जाएगा। तो एरो के ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवेश, यानी इसमें हम लोग विद्युत डाल रहे हैं, तो ये एरो के ऊपर लिखेंगे। और ये वाला एरो देखिए, ये कैसा एरो है? ये रिवर्सिबल वाला एरो है, उत्क्रमणीय तीर है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकती है। तो जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे पानी में, तो जो है पानी टूट टाट के अलग हो जाएगा। तो इसमें से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये विद्युतीय अपघटन का उदाहरण हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, कैसे बैलेंस होगा? हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या करें? यहाँ 2 लगा दें। 2 लगा दें, लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन इसको लगाने से हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, तो हाइड्रोजन का रिलेशन कैसा बन रहा है? 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 ही करना पड़ेगा, तो ये भी बन गया 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस आराम से। और जाके पहले पीछे वाला देखिए, पचलत्ताई मत करिए। बिस्गोड़ हैं वो लोग जो नहीं देखें, ठीक है। और किताब उताब पढ़ा कीजिए। अब ज़्यादा जो है मोबाइल में काम करने से अच्छा नहीं है, फ़ायदा फिर होता नहीं है। मोबाइल में आँख ज़्यादा ख़राब होता है लोगों का, चाहे आप गेम खेलिए चाहे पढ़ाई करिए। कई लोग तो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई में भैया थोड़ा ही थोड़ा पढ़ो, जब दिक्कत हो तब जाओ। अब भाई जिसका क्लास चलता है उनको तो करना ही पड़ेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से चश्मा लग जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग का तो प्रकृति ने ही आँख जो है लेंस छोटा बड़ा करके भेजा होता है, तो उनको तो भैया प्रकृति ने ही वैसा दिया है। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन गेम खेलने या पढ़ाई भी देख लेने से जो है रेडिएशन जो मोबाइल का है उससे आँख बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो उसमें चश्मा लगना बहुत लाजमी है। तो कई लोग अगर ये भ्रम में हैं कि नहीं पढ़ने से चश्मा लगता है, तो भैया निकाल दीजिए। मुझे तो पसंद है अब छोटी मोटी किताबों का संग, क्योंकि न्यूज़ और अखबारों में तो आजकल मसाले छपते हैं। बस यही बात है। इसीलिए जो है किताब पे ज़्यादा भरोसा करिए। आप किताब ही मतलब पढ़ सकते हैं, अच्छा ज्ञान लेंगे आप, और समझेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। रिवीजन करने का आपको जो है कि आगे बढ़ने का हौसला ही मिलेगा। रिवीजन करेंगे तो आपका अच्छा हैबिट बनेगा कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या क्या लिखा है। नहीं समझ में आएगा तो कोचेंगे जाके, बताओ बताओ, किसी से पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। और जो नहीं समझ में आएगा, आजकल तो भैया इंटरनेट का ज़माना, यूट्यूब गूगल सब लोग हैं, बता ही देंगे अपना। ठीक है, तो ये देखिए तीनों रिएक्शन हो गया। संयोजन का बता दिए मैंने और वियोजन बता दिए। संयोजन किसी पार्ट में नहीं बता था, लेकिन वियोजन जो है 3 पार्ट में था, तो मैंने तीनों आपको बता दिया। अब चलते हैं तीसरका वाले। तीसरका वाला का नाम क्या है बाबू? तीसरका वाले का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि अभी जो पीछे वाले बता उसमें दुल्हन लिया रहे थे, यानी उसमें ब्याह करा रहे थे। अब इसमें ब्याह हो गया है, अब इसमें ब्याह हो गया है, अब इसमें दुल्हन भगाएंगे। काहे भगाएंगे? काहे काहे हम भगाएंगे? तो देखिए काहे भगा रहे हैं, क्योंकि दुल्हन जो है वो जेकरे से ब्याह करने वाली थी, वो ओकर दुल्हन लिया के ई ले लिया है। तो पगला आएगा कि नहीं वो चटवा, अपना दुल्हन हमारे लेके बैठल है, लिया हमार दुल्हन, तो ओकर दुल्हन ऊ लेने जाएगा तो उसका दुल्हन ऊ भगा लेगा, और भगा के अपना दुल्हन इसको दे देगा। तो इस विस्थापन अभिक्रिया में ही होता है। इसीलिए मैंने जो है इसको एक और अदर नाम दिया है, दुल्हन भगाओ ऑफर। अरे नहीं, अरे क्या बोलते हैं यार, दुल्हन एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, दुल्हन एक्सचेंज ऑफर। विस्थापन अभिक्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड दुल्हन एक्सचेंज ऑफर। लिख के मत चलेगा, गधा बन जाएंगे, तो नंबरों मिल जाएगा दुल्हन वाला, इसे गोल गोल। ठीक है, दुल्हन एक्सचेंज ऑफर, डीओ कहते हैं, डीओ जो सेंटवा मारते हैं ना, डीओ, दुल्हन एक्सचेंज ऑफर। बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए इसको करते ही तो सब बच्चा भी समझ जाएगा इसमें कैसे दुल्हन भगाया जाता है। उसको बोल दीजिए दुल्हन भगाने को, तुरंत दौड़ जाएगा 4 मीटर भगाने को। तो देखिए तीसरा में समझते हैं क्या है विस्थापन अभिक्रिया में। समझ में आएगा होगा आप लोग को। देखिए इसका डिफिनेशन समझिए। इसका डिफिनेशन क्या है? जो भी तत्व, ठीक है, या जो भी यौगिक में जो तत्व है जिसकी अभिक्रियाशीलता उच्च होती है, जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, वो अगर किसी रिएक्शन कर रहा है किसी भी ये अदर यौगिक से या किसी अदर कंपाउंड से, तो उसमें अपने लोअर वाले जो एलिमेंट है, लोअर वाला जो कम अभिक्रियाशील तत्व है, उसको जाके विस्थापित कर देगा। विस्थापित का मतलब क्या होता है? उसको हटा के अपने स्थान ले लेना। अब जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर कोई आउट टीचर आ जाए हमको, अरे लात मार के, अरे स्टूडेंट अभिषेक यहाँ गई हैं पढ़ाने, तो आके हमारी जगह पढ़ाने लगेगा, कहेगा हम देखो हम स्टूडेंट अभिषेक हैं। हालांकि वो बात कोई यकीन नहीं करेगा। तो ये बात हो गया।
तो अगर वो हमको हटा देगा तो अपने पढ़ाएगा, तो हमको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। लेकिन हम वो फिर लात मारेंगे, है ये हमारा यूट्यूब है, हमारा बोर्ड है, हमारा मार्कर है, हमारा कैसे यूज करो, भागो यहाँ से, चोर हो गया, तुरंत ही भाग जाएगा। ठीक है, तो हम वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया। तो विस्थापन का मतलब ही होता है हटा देना, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेस करके उसको भगा देना। तो ये डिस्प्लेसमेंट में यही होता है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पहले कि कौन कौन इसमें उच्च है और कौन कौन निम्न है। तो पहले उच्च, आप हाइयर वाले जो एलिमेंट है उसको बता देते हैं। देखिए कौन कौन हाइयर है। आयरन हायर है, मतलब उच्च है, उच्च अभिक्रियाशील है, हायर रिएक्टिविटी है इसकी। जिंक हायर है, ठीक है, जिंक भी हायर है, उच्च अभिक्रियाशील है इसका। लेड भी उच्च अभिक्रियाशील होता है, ये होता है। सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम होता है पगला, ये इतना अभिक्रियाशील होता है कि अगर इसको पानी में फेंक देंगे, इतनी सी टुकड़ी ना मारेगा, बूम से बम बिलौटा बन जाएंगे, तो मुँह करिया हो जाएगा। ठीक है, इतना रिएक्टिव होता है। सोडियम होता है। तो ये सारे जो मैंने तत्व बताए, जो एलिमेंट बताए, ये सारे रिएक्टिव है, मतलब हाई रिएक्टिव है। तो अगर इसको अगर किसी अभिक्रिया में रखेंगे, तो उस अभिक्रिया में जो इससे कम वाले होंगे तत्व, जो इससे लेसर रिएक्टिव होंगे, उसको ये विस्थापित करेगा, डिस्प्लेस करेगा। भागे यहाँ से, हमारा दुल्हन चुरा के भगले है, तो उसको बैठ जाएगा, उसके जगह आके ओकर दुल्हन अपने छीन लेगा, दुल्हन एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ओकर दुल्हन बदल लेगा। तो अब देखिए, ये अभिक्रिया भी जो है विस्थापन अभिक्रिया, वो भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, तो भैया इसको देख लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया जो है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, पहला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है ये रेसिपिटेशन रिएक्शन। रेसिपिटेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं अवक्षेपीकरण अभिक्रिया।